नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं रायपुर में राज्य गीत अरपा पैरी के धार में राज्योत्सव 2022 के जश्न की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी शुभारंभ किया। सीएम बघेल को सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने जनजाति समूह का प्रतीक चिन्ह मंदिर भेंट किया। साथ ही इस दौरान भूपेश बघेल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय आदिवासी वित्त महोत्सव का उद्देश्य आदिम अधिकारों को बचाए रखने के लिए किया गया है। पूरी दुनिया के आदिम संस्कृति को बचाए रखने तभी हमारी एकजुटता कायम रहेगी। उनकी आशाएं और उनकी इच्छाएं भी एक है। आदिवासियों के सपने, उनकी आशाएं, उनकी इच्छाएं बहुत ही छोटी छोटी है, लेकिन जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। उनके उन आशाओं का संबंध न सिर्फ उनके जीवन से है, बल्कि पूरी मानवता से है। उनकी छोटी सी इच्छा हमेशा यही रही कि सृष्टि ने मनुष्य के प्रकृति सौंपते हुए जीवन जीने की जो जो अधिकार दिए, वे अधिकार हमेशा कायम रहे। प्रकृति पर पूरी मनुष्यता का एक जैसा अधिकार हो, पूरी मनुष्यता प्रकृति का एक जैसा उपभोग करे और मिलजुल कर प्रकृति का संरक्षण करे। प्रकृति से जो उपहार हमेशा मिलते रहे हैं, वे उपहार भावी पीढ़ी को भी मिलते रहना चाहिए। समय के बदलाव के साथ जीवन के तौर तरीके में भी बदलाव आया है। आज विकास की हमारी सोच दो भागों में विभाजित हो चुकी है। सोच वह है जिसमें हमारे आदिम मूल्य आज भी कायम है। दूसरी सोच वह है जो खुद को आधुनिक कहती है, लेकिन वही प्रकृति की दुश्मन बनी हुई है। विकास की गलत अवधारणा के कारण से आज प्रकृति ही खतरे में पड़ गई है। इसके साथ आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों पर भी खतरा बढ़ गया है। साथियों, इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन्हीं आदिम अधिकारों को बचाए रखने के लिए पूरी दुनिया को एकजुटता, पूरी दुनिया के आदिम संस्कृति मूल्यों को जब हम बचाए रखेंगे, तभी हमारी एकजुटता कायम रहेगी। विकास की वह हमारी आदिम सोच भी बची रहेगी, जो मनुष्यता को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ आदिवासियों और किसानों का प्रदेश, इसमें 44% भूभाग जंगल का है। 22 प्रकार के जनजाति यहां निवास करते हैं। सभी जनजातियों की अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, और उन संस्कृति में उन सारे संस्कृतियों को मिलाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनती है। छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में जिन मूल्यों को लेकर इसका निर्माण हुआ, उस दिशा में हम लोगों को काम करना है। हमारी सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति को बचाए रखने के लिए अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने हाथ में लिया, जिसका उल्लेख हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया है। आदरणीय साथियों, वहीं आर्थिक रूप से संपन्नता लाने के लिए साथ ही शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की दिशा में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आज यह क्षण हमारे लिए आत्मगौरव का है, आत्म स्वाभिमान का है और आत्म स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कि जब हम लोगों ने शुरुआत की, तब हमने यह सोचा था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी संस्कृति की खूबसूरती पूरे देश और दुनिया में फैलाएंगे। लेकिन पहला ही आयोजन इतना सफल रहा कि आज इसका फलक बहुत बड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के
वहीं देश का हृदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आज प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को देश को नया राज्य मध्य प्रदेश मिला था। मध्य प्रदेश अपने प्राकृतिक क्षेत्रों के साथ साथ इतिहास के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को समाहित किए हुए है। वहीं राज्य के स्थापना दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। कभी अपना मध्य प्रदेश बीमारू था, लेकिन अब हम तेजी गति से बढ़ रहे हैं। इस साल प्रदेश की आर्थिक विकास की दर 19.76% है। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज मध्य प्रदेश दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, बहनों भाइयों, बेटे बेटियों को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। कभी बीमारू था मध्य प्रदेश अपना, लेकिन अब हम तेज गति से आगे बढ़े हैं और इस साल मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास की दर ही है 19.76%। बीमारू से सुचारू और फिर अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर केवल आपसे यही प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में आप अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की कृपा करें। आइए समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम तेजी से आगे बढ़ें। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने खांडवा में मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना पर दुख जताया और बताया कि दरिंदगी करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही दौरान उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाने की पीड़ा दिग्विजय सिंह जी भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में अपने पोस्टर लगाने से मना कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है और क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। बहुत दुखद घटना है वो। 5 साल की बच्ची है, भिलाला समाज से थी। वो अपने परिवार में सो रही थी। राजकुमार रियाठिया, जो वो भी भिलाला समाज के ही है, उन्होंने उसके साथ में दुष्कृत्य के बारे में जानकारी आई थी। बच्ची को उन्होंने जब सुबह परिवार के लोगों ने बताया गायब है, तो एक बड़ी पार्टी पुलिस की बना के उसको करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में उसके गले पर भी निशान मिले हैं, गला दबाने की कोशिश की। बच्ची को तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अभी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में उसको रिफर करके एडमिट कराया है। स्टेबल है, सुधार हो। कमलनाथ जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने नहीं बना, वो दूल्हा बने तैयार खड़े थे, ये घोड़े ही खोल ले गए थे। तो ये पीड़ा है, अब कहीं तो निकलेगी। और जब पीड़ा सामने आ रही है तो बड़े भाई का जो दावा करते थे कमलनाथ जी, अब ये पीड़ा इस समय दोनों भाइयों में दिग्विजय सिंह भुला नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये पीड़ा उनकी इस पोस्टर के माध्यम से निकल रही। साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी, ये इनकी राजनीति का ट्रैक है कांग्रेस का। चुनाव आते ही ये कभी संविधान की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं। चुनाव समाप्त होते ही ये बातें भूल जाते हैं। चुनाव खत्म तो इनकी ये बातें खत्म। ऐसे इन्होंने बहुत एससी के लोगों के वोट ले लिए। अब एससी का मतदाता बहुत समझदार हो गया है और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बैठा है। पिछली बार उनके वोटों से सरकार बनाने में जो सहूलियत मिली थी और उसके बाद इनने एक केस नहीं हटाया एससी के बंधुओं पे, उन पे केस लगातार चलते रहे। तो ये सब लोगों ने देखा है एससी के बंधुओं ने, और इसलिए इनकी अब ये जादूगरी नहीं चलने वाली। महीने में जिनने 15,000 करोड़ का लोन लेकर आईफा अवार्ड पर
जैकलीन और सलमान पर खर्च करने के प्रोग्राम बनाए हों। विकासशील से विकसित प्रदेश बनने के लिए लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन, किसान के लिए लोन, रोजगार के लिए लोन के ऊपर उंगली उठाने का उन्हें क्या अधिकार है? उन्हें क्या अधिकार है जिनने किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख के कर्जे का? राहुल बाबा आ रहे हैं, उनसे ही बुलवा दें, उस पर कुछ उनसे ही बुलवाया था उनने। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी, एक उंगली जब हम पे उठाते हो तो 3 आप पर भी उठती हैं। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, जहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास, उर्वर भूमि सकल संपदा जहां अशेष है, सुख सौरभ महिमा से मंडित अपना मध्य प्रदेश है। ऐसा मध्य प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। हम सबके लिए गौरव के क्षण है। हमारा बीमारू राज्य विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनने जा रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश की निरंतर उन्नति प्रगति के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। हमारा प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे और ऊंचाइयों को छुए, यही प्रार्थना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जबकि 7 लोग ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। 63 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में वर्तमान में हैं। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ वो 2313 लोगों से सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.56 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही कोई पुलिसकर्मी का एक्टिव केस वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव है। जो वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 2134 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,09,665 लोगों का हुआ है। वहीं भिदरवार के बाद अब बिलौवा में भी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी को विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि ग्रामीण महिलाओं ने इमरती देवी से कहा कि आपको चप्पलों की माला पहनाएंगे। यह सुनने के बाद लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी भड़क गई। महिलाओं पर भड़कते हुए लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने कहा कि राज्य की ज़्यादातर मुंह मत चलाना, जिसके बाद इसका वीडियो वायरल हो गया। बता दें कि विवादित भूमि पर भी भीम आर्मी के लोग अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं। इस बात को लेकर इमरती देवी का विवाद हो गया है। सिंधिया समर्थक इमरती देवी चाहती हैं कि वहां गौशाला बनाया जाए। छत्तीसगढ़ में आज से ही धान खरीदी की शुरुआत की गई है, जिसमें बेमेतरा के इस बार 102 सेवा सहकारी समिति के 123 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से 70,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें जिले के 154,000 से ज़्यादा किसानों के 174,000 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबा में धान को लेकर पंजीकृत कराया गया है। धान खरीदी के पहले दिन संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने किया है। धान खरीदी केंद्र का दौरा कर किसान का धान तौलकर खरीदी की शुरुआत की गई। इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि किसानों को किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े। साथ ही धान खरीदी केंद्र नवागढ़ में धान बेचने वाले
से पहले किसान को माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया और धान खरीदी की शुरुआत की गई। देखिए, धान खरीदी की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया गया है और किसानों को आज पहला दिन है, 1 नवंबर है और धान खरीदी हो रहा है। इसके लिए मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं और सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम समय के रहते और समय से पहले धान खरीदी कर लेंगे, किसी को असुविधा नहीं होगी, पूरी तैयारी कर ली गई। आपने किसान का तौल से पहले माला पहना का सम्मान किया था, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान को देव तुल्य कहा जाता है और देवता का स्थान दिया जाता है, क्योंकि वह धान उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसी के बदौलत आज दुनिया टिकी हुई है, तो सम्मान करना जरूरी है। सर, आप कौन सी धर्म समिति आए और किस तरह से शुरुआत की है? नवागढ़ सोसाइटी में आज हम शुरुआत किए हैं और यहाँ आज किसान भाई अपने धान बेचने के लिए उपस्थित हैं। सर, जो सोसाइटी वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में समस्त सिख संगत और गुरुद्वारों के तत्वाधान में सोमवार को गुरु नानक देव की 593वीं जयंती के अवसर पर प्रकाशोत्सव पर्व मनाया गया। गुरु नानक देव जी समग्र विश्व में इंसानी भाईचारा और मानवता का संदेश सारी दुनिया को दिया। ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर बिना जाति धर्म भेदभाव के साथ पूरे समरस भाव से गुरु का लंगर ग्रहण किया जाता है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर जबलपुर में सभी गुरुद्वारा कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में प्रकाशोत्सव पूरे शहर में मनाया गया। ये गुरु नानक देव जी का पहले पातशाही 553वां प्रकाश पर्व 8 नवंबर को जबलपुर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में उनके शोभा यात्रा नगर कीर्तन, जो कि गुरु नानक दरबार गोरखपुर से शास्त्री वृत्त 3 पत्ती चौक गुरुद्वारा महाकाल समापन होगा और जबलपुर की समूची साध संगत सभी धर्मों के व्यक्ति इसके शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, जिसका आज हमें बहुत हर्ष है। मैं गुरुदेव सिंह रील सचिव श्री गुरु सिंह सभा मड़ाताल की तरफ से गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व पर जबलपुर की समूह संगत को लख लख बधाई देता हूं। आज के प्रोग्राम में नगर कीर्तन है जो गोरखपुर गुरुद्वारे से संपन्न हुआ है और मड़ाताल गुरुद्वारे में उसका समापन होगा। 8 तारीख को गैरिसन ग्राउंड में भव्य प्रोग्राम आयोजन किया गया है। मैं श्री गुरु सिंह सभा की तरफ से, अपनी तरफ से समूह साध संगत जबलपुर की विभिन्न धर्मों को, लोगों को, मानने वालों को निवेदन करता हूं कि 8 तारीख को गैरिसन ग्राउंड में 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक गुरु का अटूट लंगर जो वर्ता। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्रावण भादव के बाद भगवान महाकाल कार्तिक और अगहन मास में भी भक्तों को दर्शन देने के लिए राजसी ठाट बाट से नगर भ्रमण पर निकलते हैं। कार्तिक मास के पहले सोमवार को पहली सवारी साढ़े 4 बजे से श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर से निकली। सवारी प्रारंभ होने के पहले सभा मंडप में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। नगर भ्रमण के बाद सवारी वापस मंदिर लौटी। सवारी मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान महाकाल का स्वागत किया। कार्तिक मास की जो हमारी पहली सवारी है उसको लेकर सभी जो व्यवस्थाएं हम लोगों की होती है परंपरागत, वो व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से हमारे 8 मजिस्ट्रेट हम लोगों को लगाए हैं तथा पुलिस के द्वारा भी 8 सेक्टर अपने डिसाइड किए हुए हैं। उस आधार पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगा हुआ है और जो परंपरागत व्यवस्थाएं जिस तरीके से अनाउंसमेंट, पुलिस का बैंड, घोड़ा पार्टी, बाकी अन्य जो व्यवस्था लगती है वो हमारे द्वारा व्यवस्थित रूप से लगाई गई है और बाबा की कृपा बस सब भी बनी रहे, बस उसी भाव के साथ सवारी में हम लोग भी सम्मिलित। बाबा महाकालेश्वर कार्तिक मास की आज प्रथम सवारी है। बाबा नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। कार्तिक मास भगवान शिव और विष्णु का महा कहलाता है। इस महीने में भगवान महाकाल की जो सवारी परंपरागत रूप से निकलती है, माँ शिप्रा मैया के स्नान के बाद में गंगौर दरवाजे से होते हुए वैष्णो मंदिर, गोपाल मंदिर होते हुए बाबा के दरबार में पुनः वापस आती है। तो इस बार काफ़ी योग पड़ रहे हैं। शनिवार के दिन बाबा महाकाल।
वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में स्थित बमलेश्वरी मंदिर का दर्शन करने के लिए दुनिया की सबसे छोटी महिला पहुंची। मंगलवार को दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे ने मां बमलेश्वरी मंदिर में पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के सहमंत्री बबलू सांडिल्य ने चुनरी और माताजी का फोटो भेंटकर उनका स्वागत किया। ज्योति आमगे अपनी फैमिली के साथ माता के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। 16 दिसंबर 1993 को जन्मी ज्योति आमगे दुनिया की सबसे छोटी कद की महिला हैं। महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली ज्योति आमगे की हाइट 2 फीट 1 इंच है। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी विश्व की सबसे छोटी कद की महिला के रूप में उनका नाम शामिल है। कहा जाता है कि ज्योति जन्म के साथ कमजोर पैदा हुई थी। उसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों की हाइट नॉर्मल है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिले आरक्षण में संशोधन करते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा आरक्षण को बहाल किया गया, जिसके विरोध में सर्व आदिवासी समाज रायगढ़ के बैनर तले अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर रामलीला मैदान में रैली निकाली गई। रामलीला मैदान में निकली रैली के शहर के विभिन्न चौक चौराहे से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां पर जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही सर्व आदिवासी समाज रायगढ़ के युवाओं ने छत्तीसगढ़ के सभी आदिवासी विधायकों और सांसदों के प्रति नाराजगी जताई। सभी विधायक और सांसदों के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए। जो रैली रामलीला मैदान से शहर में होते हुए कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने यहाँ पर हम लोग आए हैं, उसका मूल उद्देश्य ये है कि 19 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट के द्वारा आदिवासियों को जो 32% आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य में जो दिया जा रहा था, उसको निरस्त कर दिया गया है, घोषित जो था 2012 से। इसके विरोध में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। इसलिए ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा आरक्षण समाप्त कर दिए, हमको दुख पहुंचा दिए, हमारे पेट में छुरा भोंक दिए, पीठ में तलवार घोंप दिए और हमको आप राज्योत्सव में राष्ट्रीय आदि नृत्य महोत्सव के नाम से हमको आदिवासियों को नाचने के लिए आप बुला रहे हो। ये कहाँ तक न्याय संगत है? बिल्कुल न्याय नहीं है। और आदिवासियों को तो समाप्त करने का एक बीड़ा उठा लिया गया है कि इनका आरक्षण समाप्त कर दो, इनका जाति प्रमाण पत्र ना बने, इनको एट्रोसिटी एक्ट में लाभ ना मिले, 170 खा में इनको न्याय ना मिले, पेशा एक्ट का मसौदा जो 1996 में बना है उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। ये बहुत सारी विसंगतियां सरकार के द्वारा की जा रही है। आदिवासी समाज पूरी तरह से पीड़ित है। आज आरक्षण समाप्त करने की वजह से हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। पीएससी में जो हमारे बच्चे पढ़ के निकले थे, क्वालिफाइड हुए थे, उनका आज इंटरव्यू नहीं हो रहा है। जितना हमको आरक्षण मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। हमारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष तहसील शाखा पुसौर, आज हम 32% आरक्षण के लिए ज्ञापन देने माननीय कलेक्टर रायगढ़ के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को देने यहाँ आए हैं। हमारी प्रमुख मांग है, जो पूर्व में 2012 से हमको 2022 तक 32% आरक्षण हमारे जनसंख्या के अनुपात में प्रदत्त था, वह हमें पुनः प्राप्त हो। और जब तक ये आरक्षण हम प्राप्त नहीं होगी, हम राज्य सरकार के सभी प्रकार के उत्सवों को, सभी प्रकार के योजनाओं का विरोध करेंगे, क्योंकि ये राज्य सरकार हमें विवश किया है। राज्य सरकार यदि समय रहते 2012 से 2022 के भीतर हाई कोर्ट बिलासपुर को क्वांटिफाइबल डेटा, जनगणना का मात्रात्मक सही साक्ष्य उपलब्ध करा दिया होता तो हमारा 32% आरक्षण अपात्र कोर्ट द्वारा नहीं हुआ होता। ये शासन की अक्षमता है, शासन की लापरवाही है, शासन की गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिसे सर्व आदिवासी समाज द्वारा एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें इनका कहना है कि 32% आरक्षण का प्रावधान है, जिसको सरकार समाप्त कर दी है। तो इसके विरोध में एक ज्ञापन दिए हैं और राष्ट्रपति जी के नाम पर एक पत्र दिए, जिसको मूलतः आवश्यक कार्रवाई हेतु वरिष्ठ न्यायालय।
फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।